हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लीगल बीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम लोग एक नए वीडियो के साथ आए हैं जो हमें बताएगा कि भारत में जो प्रेसिडेंट हैं उनका पावर क्या है, पोजीशन क्या है और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उनका क्या है, संवैधानिक स्थिति क्या है। कई बार ये सवाल उठ जाते हैं कि प्रेसिडेंट बिना कैबिनेट के परमिशन के कोई काम नहीं कर सकता है, प्रधानमंत्री उसे एक रबर स्टाम्प की तरफ यूज कर रहा है या करता रहा है। और इवन 42nd अमेंडमेंट के बाद तो प्रेसिडेंट की स्थिति और भी खराब हो गई है। इंदिरा गांधी के समय में 1976 में उन्होंने उन्होंने ये अमेंडमेंट किया था और इस अमेंडमेंट के द्वारा प्रेसिडेंट ऐसे कोई भी काम नहीं कर सकते हैं जो कैबिनेट की सहमति इस पर नहीं हो। ठीक है, तो इन सब परिदृश्यों में यह एक कालजयी प्रश्न बन जाता है कि क्या प्रेसिडेंट का कोई उपयोग नहीं है, क्या उपयोगिता उनकी कुछ भी नहीं है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कुछ नहीं है, क्या वो केवल इशारों पर काम करने वाले एक अधिकारी के रूप में भारत में उनकी स्थिति रह गई है। जहां एक तरफ दुनिया के सबसे पावरफुल देश जैसे अमेरिका, यूएसए, वहां पर प्रेसिडेंट ही सबसे ऊपर है, प्रेसिडेंट ही सोवरेन है, वहीं भारत में प्रेसिडेंट की ये स्थिति क्यों है। इन सब सवालों के जवाब समझेंगे आज के इस YouTube लेक्चर में। तो आइए स्लाइड के माध्यम से इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, डिस्कस द पोजीशन एंड पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारतीय संविधान के आलोक में प्रेसिडेंट का पावर और पोजीशन क्या है, ये सवाल अलग अलग समय में बिहार जुडिशियरी और बिहार एपीओ में पूछे जा चुके हैं। इसी को डिकोड करने का प्रयास आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन यानी कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेसिडेंट जो है वह हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट, फर्स्ट सिटीजन है और फॉर्मल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, भारतीय संविधान जो है उसने क्या अडॉप्ट किया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। क्या अडॉप्ट किया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये ध्यान में रखना है कि एक होता है पार्लियामेंट्री, एक प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अमेरिका यानी यूएसए में क्या चलता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब इसका सीधा साधारण शब्दों में आप ये ले लें कि अमेरिका में प्रेसिडेंट के जो होते हैं वो डायरेक्ट चुनाव होते हैं और जो प्रेसिडेंट होता है डायरेक्ट चुनाव। डायरेक्ट जब हम कहते हैं तो इसका मतलब जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन हो रहा है, डायरेक्ट वोटिंग हो रही है और डायरेक्ट वोटिंग के साथ वहाँ का प्रेसिडेंट चुना जाता है। ठीक है, और उसको उसको आंसरेबल नहीं बनाया गया है। उसको उसको जो वहाँ जो है वो कांग्रेस बोलते हैं पार्लियामेंट को, तो वहाँ की कांग्रेस के प्रति वो आंसरेबल नहीं है। इवन वो अपनी पार्टी से इतर दूसरी पार्टी के भी लोगों को अपने कैबिनेट में शामिल कर सकता है। ये क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी एक्चुअल पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। भारत में क्या परिस्थिति है, भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सारी सत्ता किसके हाथ में है, पार्लियामेंट के हाथ में है और पार्लियामेंट से सरकार का उद्भव होता है। तो प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट से चुना जाता है। आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है और उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं उन निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। यानी हम लोग क्या डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं। हम क्या करते हैं कि हमारे प्रतिनिधि हमारे बिहाफ में प्रेसिडेंट चुनते हैं। तो हमारे यहाँ चूंकि डायरेक्ट इलेक्शन की पद्धति नहीं है इसलिए प्रेसिडेंट का कमतर पावर होना स्वाभाविक भी है। तो हमने कहाँ से लिया है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमने लिया है ब्रिटेन से। वेस्टमिंस्टर सिस्टम बोलते हैं इसको। ये ब्रिटेन गवर्नमेंट का मॉड्यूल है
वेस्टमिंस्टर सिस्टम। ठीक है, शब्दों में बहुत उलझना नहीं है, बहुत ही साधारण भाषा में आपको समझाया जा रहा है और समझाया जाता रहा है। और मेरी आशा है कि आप इन वीडियोस के माध्यम से अपने कानूनी जानकारी को और समृद्ध कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगला इसमें पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो है ही, ठीक है, लेकिन रियल हेड के बारे में कहता है कि रियल एक्सिक्यूटिव इन द प्राइम मिनिस्टर हेडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। रियल एक्सिक्यूटिव कौन है, जिसको डिफैक्टो एक्सिक्यूटिव भी कहते हैं, यह कौन है, प्राइम मिनिस्टर एंड देयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, इसको कहते हैं डी जूरे एक्सिक्यूटिव। तो डी जूरे एक्सिक्यूटिव जो है वह कौन है, प्रेसिडेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, एक्चुअल हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है और उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। ये भी ध्यान में रखना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट, एक वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट के बीच में डिफरेंस बताएंगे कि दोनों में क्या अंतर है, कैबिनेट क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, कौन ह्यूज है कौन स्मॉल है, ये ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, तो प्रेसिडेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो आर्टिकल 52, 53, 74 और 75 में ये मेंशन है। अगले स्लाइड पर आते हैं। 52 क्या कहता है, यह बताता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक होगा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये जो पोस्ट है उसका एग्जिस्टेंस कहाँ से आता है। हम लोग जानते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ बॉडीज काम कर रही हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, जुडिशियल बॉडी हो या लेजिस्लेटिव बॉडी हो, इन सब का जो पावर है, पोजीशन है, इवन एग्जिस्टेंस, यह कहाँ से निकल के आता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के आता है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी सुप्रीम नहीं है। क्या सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का बाइबल, कुरान, गीता, सारी चीजें क्या है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट के पोजीशन की बात बताता है, जबकि आर्टिकल 53 यह बताता है कि वह अपने पावर को, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, उसको कैसे एक्सरसाइज करेगा। वो डायरेक्टली भी कर सकता है या थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू देम। ठीक है, आर्टिकल 74 क्लॉज 1 क्या कहता है, यह बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मैंडेटरी माना गया है विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड, एड एंड एडवाइस। प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करने के लिए क्या बनाया गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स का पोस्ट क्रिएट किया गया है। ठीक है, एंड एक्सरसाइज ऑफ देयर फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। तो यहाँ क्या है, ये वर्ड आ गया, हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। यानी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कुछ एडवाइस देगी, कुछ एड करेगी और उसके अनुसार ही प्रेसिडेंट को काम करना पड़ेगा, पड़ेगा। ठीक है, मैंडेटरी प्रोविजन। अगला टॉपिक इसमें यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 74, जो आर्टिकल 74 क्लॉज 1 हम लोग पढ़े, उसको जो अकाउंटेबिलिटी उसमें बताई गई है, उस अकाउंटेबिलिटी को कहाँ से लिया गया। सबसे पहले 42nd अमेंडमेंट, जो इंदिरा गांधी के बारे में इस लेक्चर के शुरुआत में हमने बताया था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, इसमें ये प्रोविजन किया गया कि बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, क्या बाइंडिंग है कि एड और एडवाइस को मानने के लिए बाध्य है, ये कहा गया, के अनुसार कार्य करेगा। पहले था कि कार्य कर सकता है, अब क्या कहा गया, अब कहा गया कि कार्य करेगा। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसमें थोड़ा सा लिबरल व्यू अपनाया गया, क्योंकि 78 में मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी, इंदिरा गांधी के आर्बिट्रेरी नेचर से देश को आज़ादी मिल गई थी, देश मुक्त हो चुका था, इसलिए मोरारजी देसाई के नेतृत्व में थोड़ा सा लिबरल व्यू अपनाया गया। और क्या कहा गया कि रिकंसिडरेशन के लिए, अगर प्रेसिडेंट के पास इस तरह का कोई एडवाइस आता है तो डायरेक्ट उसको मानने के लिए वो बाउंड नहीं है, वह चाहे तो एक बार उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है।
किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। किसको? प्राइम मिनिस्टर को। और हाउएवर इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेंड्स बैक द एडवाइस, द प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू एक्सेप्ट इट, चाहे उसमें विथ और विदाउट अमेंडमेंट। यानी कि प्रेसिडेंट अगर उसको वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है तो वह चाहे तो रिकंसीडर करे या चाहे तो रिकंसिडरेशन नहीं करे और वापस से वही चीज फिर दोबारा प्रेसिडेंट को भेज दे, तो इस बार वो उसे मानने के लिए बाध्य होगा। ये जरा सा लिबरल व्यू इसमें अपनाया गया आफ्टर 44th अमेंडमेंट 1978। क्लियर है? आई होप आप समझ पा रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको संक्षिप्त में और एक सारगर्भित आपको नॉलेज दे सकूं, लेकिन इस लालच में कई बार वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है और आज के हैप्टिक शेड्यूल में लोग ज़्यादा लंबा वीडियो पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हो सकता है कि आपको लगे कि ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये वीडियो काफ़ी मदद देगा इस क्वेश्चन को डिकोड करने में। बहुत धैर्य के साथ, बहुत पेशेंस के साथ वीडियो का आनंद लें और इससे अपना ज्ञान बढ़ाएं। तो आगे क्या है कि अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि कुछ केस लॉ है, जैसे कि जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ऑफ ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। क्या है कि इसमें जुडिशियल क्या प्रेसिडेंट्स आए, किस तरह के केसेस आए जिसमें पोजीशन बताया गया, जिसमें स्थिति बताई गई प्रेसिडेंट की, आखिर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से वह किस पोजीशन में। तो राम जवाई कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1955 का केस है। इसमें कहा गया कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। क्या है? बस एक एक वर्ड को पकड़ लेना है यहाँ। फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एक्सिक्यूटिव वाइल रियल एक्सिक्यूटिव पावर आर एक्सरसाइज्ड बाय द कैबिनेट। कैबिनेट की जगह यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये राम जवाई कपूर 1955, उस समय ये समझा जाता था कि प्रेसिडेंट की स्थिति क्या है, वह केवल फॉर्मल हेड है, लेकिन एक्चुअल पावर किसके पास है? कैबिनेट के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास। ठीक है, अगला केस आया यूएन राव वर्सेस इंदिरा गांधी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है 1971 का, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लैरिफाई किया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट टू एडवाइस द प्रेसिडेंट, द कैबिनेट कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विथ इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। इसमें यह कहा गया कि जो लोकसभा है, ये लोकसभा के डिसॉल्व होने के बाद भी कैबिनेट डिसॉल्व नहीं हो जाता है जब तक कि अगला चुनाव न हो जाए, है ना? तब तो सरकार ही ठप पड़ जाएगी। तो इसलिए कैबिनेट यहाँ पर पावरफुल है। यूएन राव वर्सेस इंदिरा गांधी की का केस है। ठीक है, वहाँ पर जो है वह लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी, और इसके बाद 1971 में जब इमरजेंसी का समय है, तो वहाँ पर क्या है, देखिए इमरजेंसी को कई बार ये मान लिया जाता है कि यह जो इमरजेंसी है वह 1975 वाला इमरजेंसी है। नहीं, 1975 का इमरजेंसी अलग है, 1971 का इमरजेंसी अलग है। ठीक है, ग्राउंड सबके अलग अलग है। ठीक है, तो इमरजेंसी वाला टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको डिटेल में ये बात बताएंगे। हालांकि एक वीडियो मेरा इमरजेंसी पर ऑलरेडी मेरे चैनल पर बना हुआ है, आप वहां जा करके उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बहुत ही लीडिंग जजमेंट, 7 जजेज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, और इसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर के पावर के बारे में बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है which must act on the aid and advice of the council of ministers except in a specific situation requiring personal discretion। यानी कहा गया कि एक पर्सनल डिस्क्रिशन नाम की भी चीज है जो एक्सरसाइज कर सकता है कौन? प्रेसिडेंट या गवर्नर एक्सरसाइज कर सकता है। जस्टिस कृष्णा अय्यर का ये जजमेंट है कि प्रेसिडेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट इज नाइदर अ रबर स्टाम्प नॉर एन एब्सोल्यूट रूलर बट अ सिंबल ऑफ द नेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल कोट करना ना भूलें, यह आपके आंसर का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, अगला केस है, ये अगला जो टॉपिक है वो पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में कहता है। इसमें बताया गया है कि पावर और पोजीशन प्रेसिडेंट का ये लिमिटेड नहीं है, नॉट लिमिटेड टू
एक्सिक्यूटिव पावर, लेकिन इसका जुडिशियल पावर भी है, इसमें लेजिस्लेटिव पावर्स भी इंक्लूडेड है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कौन कौन इस तरह के पावर है, तो इसको एक स्लाइड के माध्यम से, एक टेबुलर फॉर्म के माध्यम से बताया गया है कि पहला यहाँ एक्सिक्यूटिव पावर 53 एंड 77 है ना, 53 एंड 77 यह एक्सिक्यूटिव पावर के बारे में बताता है। जैसे 77 में कहा गया है कि जो है वह कुछ भी चीज़ है उसकी जानकारी, इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन 77 में मेंशन किया गया है। लेजिस्लेटिव पावर 111, 123, ऑर्डिनेंस, फाइनेंशियल पावर 110, 280, जुडिशियल पावर 72 है ना, और पार्डेनिंग पावर जिसको हम लोग कहते हैं, इमरजेंसी पावर 352, 356 एंड 360। ये सब क्या है, ये सब डिफरेंट पावर है जो एक्सिक्यूटिव भी है, लेजिस्लेटिव भी है, फाइनेंशियल भी है, जुडिशियल भी हो, ठीक है, इमरजेंसी पावर भी है। एक्सिक्यूटिव पावर के बारे में बताया गया है कि एक्सिक्यूटिव पावर में यह डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सिक्यूटिव बॉडीज है उनको अपॉइंट करता है, ठीक है। किसे किसे अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर को करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को करता है, अटॉर्नी जनरल को करता है, ठीक है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। पीटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है। आप ये सेक्शन, ये आर्टिकल मेंशन भी कर सकते हैं, नहीं भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिए अभी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि अभी एपीओ का एग्ज़ाम है, मेंस होगा, तब तक जुडिशियरी का एग्ज़ाम हो जाएगा, झारखंड एपीओ पर स्टे लग गया, तो निराशाजनक भी कुछ इस तरह की घटनाएं हैं। लेकिन हमें बिल्कुल निराश हताश होने की ज़रूरत नहीं है, वैकेंसीज आएंगी, अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। इम्पॉर्टेंट यही है कि आप उस अपॉर्चुनिटी के मिलने के समय तैयार हैं या नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है तो आपको तैयार रहना है, ये नहीं कि बोले कि ये रुको हम तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कभी भी इतिहास याद नहीं रखता, ठीक है। तो आपको तैयार रहना है, तैयार रहने पर फोकस कीजिए। वैकेंसी कब आ रही है, क्या आ रही है, कैसे आएगी, कितना डिले होगा, ये सब सवाल निर्मूल है। इन सब सवालों के जवाब से अगर आपके तैयारी में तेजी आती है तो ये सवाल प्रासंगिक है, रिलेवेंट है। अदरवाइज यह सवाल अगर सोने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह आपके लिए घातक भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट ऑफिशियल्स का जो अपॉइंटमेंट है, ओथ है, ये सब कौन लेता है, ये सब प्रेसिडेंट ही लेता है। आगे बढ़ते हैं कि राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू इन्फॉर्मेशन 78 में प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वह प्रेसिडेंट को सारी जानकारी दे, एडमिनिस्ट्रेटिव जानकारी दे, सारे कम्युनिकेट करे, सारी चीज़ों को, नीतियों को कम्युनिकेट करे। लेजिस्लेटिव पावर क्या है, पार्लियामेंट्री फंक्शन, यानी प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट को क्या कर सकता है, वो बुला सकता है, उसको सस्पेंड कर सकता है, और उसको क्या कर सकता है, डिसॉल्व भी, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है, नो। क्यों नो, क्योंकि केवल लोकसभा एक डिसॉल्व हो सकती है, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, इसलिए उसे डिसॉल्व नहीं किया सकता है। तो बाकी चीजें समन करना, प्रोरोगेट करना, लेकिन डिसॉल्व केवल लोकसभा को कर सकता है, ठीक है। एड्रेसेस अ ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग की का भी बात है, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ मिला करके और एक ज्वाइंट भाषण देता है, ठीक है, सरकार की नीतियों को उनके सामने रखता है। तो कब ज्वाइंट सिटिंग कब बुलाया जाए, देखिए ज्वाइंट सेशन अलग है, ज्वाइंट सिटिंग अलग है। ज्वाइंट सिटिंग एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, हर साल के पहले सेशन और चुनाव होने के बाद पहला सेशन, यह ज्वाइंट सिटिंग इस पे रहता है, ठीक है। उसके बाद नॉमिनेशन पावर, क्या है नॉमिनेशन पावर, तो 12 मेंबर, राज्यसभा के 12 मेंबर जो डिफरेंट फील्ड से आते हैं उनको नॉमिनेट करने का पावर आर्टिकल 80 में दिया गया है प्रेसिडेंट को। एसेंट टू बिल, बिल पर अपनी सहमति देना, बिल पर अपनी सहमति देना, तो वह सहमति दे भी सकता है, दे देगा तो लॉ बन जाएगा,
अगर सहमति नहीं दिया तो उसको एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। अगर उसको रिटर्न कर दिया गया तो उसको सस्पेंशन वीटो कहा गया है। ठीक है, कुछ ऐसे मामलों में ये एप्लीकेबल नहीं है, ये केवल मनी बिल नहीं और भी चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे कि एक एक जो है वह ज्ञानी जैल सिंह जब प्रेसिडेंट थे तो उनके समय में इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल आया था 1986 में, और उसको उसमें उन्होंने क्या किया था, उसमें उन्होंने पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। एक बार हमारे इतिहास में एक बार इस तरह के वीटो की जरूरत महसूस हुई। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस का पावर क्या है? ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस को लॉ के सदृश माना जाता है। ठीक है, लेकिन उसका टेनर जो होता है वो 6 वीक का ही रहता है, जब तक कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा उसे पास करना दिया जाए और उसको एक लॉ के रूप में एस्टैब्लिश न कर दिया जाए, तब तक वो उसका टेनर कितना है? 6 वीक है। 6 महीना कई बार लोग कर देते हैं, 6 वीक्स, विदिन 6 वीक्स। ये सब जब ऑर्डिनेंस के चैप्टर में आएंगे तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अगला है कि वाधवा वर्सेस डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। री प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस के बारे में कहा गया है, ऑर्डिनेंस के बारे में बताया गया है कि यह लेजिस्लेचर के सामने रखना जरूरी है, लोकसभा के सामने, राज्यसभा के सामने रखना जरूरी है, नहीं तो यह क्या हो जाएगा? फ्रॉड हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। ये डीसी वाधवा का केस जो है वो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट केस है। कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस 2017 का है। यहाँ पर बताया गया है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है वह जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। जुडिशियल रिव्यू कहाँ पर दिया हुआ है? आर्टिकल 13, जुडिशियल रिव्यू, यानी किसी भी एक्ट की, किसी भी लॉ की, ऑर्डिनेंस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो अधिकार है उसको हम लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है एंड द प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन मस्ट नॉट बी आर्बिट्रेरी। कहा गया है कि ऑर्डिनेंस में प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, कि अर्जेंट मामला है तो यह केवल प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन जो है वह आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला है फाइनेंशियल पावर। मनी बिल के बारे में है कि पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो सकता है, केवल प्रायर रिकमेंडेशन किसका चाहिए? प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन इसमें होना चाहिए। ठीक है, एनुअल फाइनेंस जो स्टेटमेंट है वह पार्लियामेंट में रखा जाता है इसके द्वारा। उसके बाद फाइनेंस कमीशन जो हर 5 साल में जो रिकमेंडेशन करता है वो अभी इसी को सौंपता है। सीएजी अपना रिपोर्ट इसी को सौंपता है, यानी प्रेसिडेंट को सौंपता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। जुडिशियल एंड पार्डनिंग पावर, जुडिशियल और पार्डनिंग पावर जो है वो 72 में दिया हुआ है। क्षमा याचना किया जा सकता है, क्षमा याचना कर सकता है, न केवल उसको माफ़ करने के लिए, सज़ा को माफ़ करने के लिए, बल्कि उसको कम करने के लिए, सज़ा के इंटेंसिटी को कम करने के लिए भी, या सज़ा के नेचर को चेंज करने के लिए भी, जैसे रिग्रेस है तो सिंपल कर दिया, तो ये सब के लिए भी प्रेसिडेंट के पास हम लोग प्रे करते हैं और प्रेसिडेंट को अधिकार होता है। ठीक है, अगला इसमें इंपॉर्टेंट है केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस में कहा गया कि प्रेसिडेंट का जो पार्डनिंग पावर है यह एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का है। ठीक है, देखिए ध्यान रखिए, हम लोग जुडिशियल पावर पढ़ रहे हैं लेकिन कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का है, और इसलिए इसमें जुडिशियल डिटर्मिनेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियल डिटर्मिनेशन एंड कैन स्क्रूटिनाइज एविडेंस अफ्रेश, यानी उसका जुडिशियल जो है वह डिटर्मिनेशन होना चाहिए, जुडिशियल रिव्यू जिसको हम लोग कह सकते हैं। मारूराम वर्सेस स्टेट ऑफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस है। इसमें बताया गया कि आर्टिकल 72 मस्ट बी एक्सरसाइज ऑन द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट बाय द प्रेसिडेंट पर्सनल चॉइस, यानी प्रेसिडेंट का पर्सनल चॉइस नहीं हो सकता है, पर्सनल चॉइस नहीं हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कम्युलेटिव चॉइस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में क्या है कि सारे लोगों की सहमति होनी बहुत जरूरी है, इसलिए इस तरह की बात की गई है। ईपुरु सुधाकर वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश 2006 में ये कहा गया कि पार्डनिंग पावर जो है वह लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, मेलाफाइड इंटेंट
और पॉलिटिकल और आर्बिट्रेरी कंसिडरेशन। सबसे ज़्यादा तो इसी का दुरुपयोग होता है, पॉलिटिकली या आर्बिट्रेरी कंसिडरेशन। एक शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस यहाँ पर बहुत ही सोच समझ करके और बहुत चुन चुन के डाले गए हैं, इसलिए इस केस को आप अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। ठीक है। अंडू inordinate delay in deciding mercy petition is a ground of commuting a death sentence to life imprisonment। ठीक है, डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में जो जो कन्वर्ट कर दिया जाता है वह क्या है, वह वह कहता है कि वो किया जा सकता है, यानी कि अगर इनऑर्डिनेट इनऑर्डिनेट डिले हो रहा है, ठीक है, मर्सी पिटिशन की सुनवाई में, तो अधिकार हो जाता है कि वो इस तरह से किया जाए। ठीक है। अगला इसमें पॉइंट है कि इमरजेंसी पावर। अब देखिए, नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है और फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ये तीन इमरजेंसी 352 में, 356 में और 360 में ये इमरजेंसी पावर दिए गए हैं, जहां प्रेसिडेंट को ये अधिकार मिल जाता है, वहीं उसको क्या करता है, अनाउंस करता है, और उसी का जो है सेटिस्फेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, यानी प्रेसिडेंट का पावर यहाँ पर बढ़ जाता है। एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है उसमें कहा गया कि आर्टिकल 356 उस समय काफ़ी दुरुपयोग हो रहा था इसका, तो कहा गया कि इसको जुडिशियल रिव्यू के अधीन रखना चाहिए। डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबलीज, ठीक है, प्रायर टू पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि केवल स्टेट इमरजेंसी लगा दिया गया, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया और वहाँ की विधानसभा को भंग कर दिया गया, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, केवल इमरजेंसी लगाने मात्र से भंग नहीं कर सकते, और ऐसे कई सारे स्टेट में उसके बाद इमरजेंसी लगे हैं और वहाँ की असेंबली को सस्पेंड किया गया है, डिसॉल्व नहीं किया गया। ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात बता दिए कि अगर इस तरह का फाइनेंशियल या कोई क्रेडिट या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो अगर थ्रेटेंड है, तो वहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज की जा सकती है। ठीक है। सिचुएशन डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी। क्या है सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी, यानी कई मामलों में सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर अगर कोई मैंडेट, अगर फुल मैंडेट नहीं मिला है, कंप्लीट मैंडेट नहीं मिला है, और कोalition गवर्नमेंट भी है और लग रहा है कि उनकी जो सरकार के पास क्या है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वह किसी भी मेजोरिटी पॉलिटिकल पार्टी को वह आमंत्रित कर सकती है कि वह अपने लीडर को क्या बनाए, प्राइम मिनिस्टर घोषित करे। ठीक है, तो ये एक बात इसमें आ गया, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। डिसमिसल ऑफ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दैट फेल्स टू प्रूव इट्स मेजोरिटी। अब बनने के बाद क्या हो गया, ये ऐसी स्थिति आ गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन, आपने सुना होगा नाम, कि जैसे अपोजिशन जो है वह जब देखता है कि सरकार पर से जनता का विश्वास कम हो रहा है, उनके विधायक और मंत्री और उनके जो सांसद हैं उनका विश्वास कम हो रहा है, तो वहाँ पर अपोजिशन क्या लाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है, यानी सरकार अब बहुमत में नहीं है, क्या है, अल्पमत में आ गई है। तो इसको फ्लोर टेस्ट भी कहते हैं, फ्लोर टेस्ट है ना। तो फ्लोर टेस्ट में अगर इस तरह की स्थिति आ रही है और फ्लोर टेस्ट में सरकार फेल हो जा रही है, जैसे वाजपेयी सरकार फेल हो गई थी, तो उसके कारण से जो है वह दूसरे प्रधानमंत्री के लिए व्यक्ति को आमंत्रित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर, समझिए इसको, है ना, डिस्क्रिशनरी पावर। इसके अलावा लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन यह प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर अपना मेजोरिटी सपोर्ट अगर खो दिए हैं, तो वह केवल और केवल प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन पर हो जाए। ठीक है। और इसके अलावा पॉकेट वीटो या सस्पेंशन वीटो, जिसके बारे में बताया है कि कोई भी बिल अगर प्रेसिडेंट को पास करने के लिए दिया जाता है, तो दो तरह से कर सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं कि उसको डिटेन कर सकते हैं, रोक के रख सकते हैं, और दूसरा उसको वापस लौटा सकते हैं। वापस लौटा देंगे तो उसको सबसे सस्पेंशन वीटो कहेंगे, और रोक के रख लेंगे तो उसे पॉकेट वीटो कहेंगे, जिसके बारे में बताया ज्ञानी जैल सिंह की कहानी। और लास्ट में कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन है कि जो प्रेसिडेंट है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटिनल,
ठीक है, एक सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है प्रेसिडेंट के साथ, वाइल रियल एक्सिक्यूटिव ऑथोरिटी रेस्ट्स विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, द प्रेसिडेंट प्ले अ क्रूशियल रोल एज एन एडवाइजर, mediator and guardian of the constitutional norms through the use of moral authority, the right to be informed, the situational discretion, and the president ensures that constitutional governance operates within legal bounds, acting as a symbol of unity, stability and continuity for the nation. यानी कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की स्थिति यहाँ यहाँ टसल वाली नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर से टसल है कि हम बड़े। यहाँ इस तरह की बात ही नहीं है। वह गार्जियन है, वह हमारे देश का गार्जियन है। और चूंकि दो इक्वल पावर को एक साथ हम लोग नहीं रख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसका वो डायरेक्टली चुने गए लोगों का हेड होता है, का लीडर होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को भी डायरेक्ट नहीं चुना जाता है, वह वह उन चुने हुए लोगों का हेड होता है। ठीक है, इस कारण से प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पावर बढ़ा होना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट इलेक्शन से आ रहे हैं और इनडायरेक्ट से प्रेसिडेंट आ रहे हैं। इसलिए प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर चेक एंड बैलेंस के रूप में एक गार्जियन को बैठाया गया है। वह कौन है? वह है प्रेसिडेंट। हालांकि कुछ कुछ मौक़ों पर प्रेसिडेंट का सोवरेन पावर दिखाई देता है। जैसे पावर दिखाई देता है कि जब सरकार अल्पमत में है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट का पावर है। जहाँ पर सरकार बनाने में दिक्कत हो रही है वहाँ पर प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन है। और ऐसे बहुत सारे डिस्क्रिशनरी पावर दिए गए हैं जो यह बताते हैं कि प्रेसिडेंट केवल रबर स्टाम्प नहीं है, बल्कि वह एक हमारे लोकतंत्र में एक मजबूत कड़ी है। और इस कड़ी को हम कहते हैं हमारे लोकतंत्र का गार्जियन। इसीलिए प्रेसिडेंट को कहा जाता है कि ही इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, पहला सिटीजन है ना। और हमारे परिवार में, हमारे समाज में जिस तरह से हमारे गार्जियन की स्थिति है, हमारे गार्जियन का जो पोजीशन है, वही हमारे देश में हमारे प्रेसिडेंट का भी पोजीशन है। तो आई होप प्रेसिडेंट की स्थिति, पावर, पोजीशन और कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनका स्टेटस है, उस टॉपिक को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और इस वीडियो के माध्यम से आपके नॉलेज में इन्हांसमेंट हुआ होगा, विकास हुआ होगा। और इसी तरह के वीडियो हम लोग रेगुलर लेते आएंगे। आप हमारी हौसला अफजाई करते रहिए अपने लाइक्स, कमेंट्स, शेयर, इन सब के माध्यम से। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का भी बटन जरूर दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।